हाँ तो दोस्तों, आज की रिवीजन की फटाफट क्लास में मैंने एक तरफ तो लिखे हैं खेल के मैदान के नाम और एक तरफ लिखे हैं खेल के नाम। मीन्स कि कौन सा खेल किस मैदान में खेला जाता है, ये लिखे हुए आमने सामने सही नहीं है। ये आपको मिलान करके बताना है, आपको मैच करके बताना है। आप विचार कीजिए जरा, देखिए मैं कराता हूं, आपको अपना दिमाग तुरंत चलाना है। मेरा आंसर जाने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। सबसे पहले लिखा गया है एरिना। जो आपको याद आए, आपको कौन सा याद होगा इसमें से पहले उसमें से आपको बताएं। आपने पढ़ रखा है डायमंड। डायमंड खेल का मैदान देखिए जरा, किस खेल का हो सकता है। डायमंड संबंधित है बेसबॉल से। बेसबॉल के मैदान को डायमंड कहा जाता है। बेसबॉल के मैदान को डायमंड कहा जाता है। आगे आपने पढ़ रखा है वेलोड्रम। वेलोड्रम है साइकिलिंग से रिलेटेड। साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम कहते हैं। आगे आपने पढ़ रखा है फील्ड। हॉकी और फुटबॉल दोनों ही खेल खेले जाते हैं फील्ड में। आगे आपने पढ़ रखा होगा रिंग। रिंग मैदान कहलाता है मुक्केबाजी का। लिखा है कहीं 4th नंबर पर लिखा है मुक्केबाजी रिंग। ध्यान दीजिएगा, एक तो रिंग लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है रिंक। रिंग अलग है और रिंक अलग है। रिंग मुक्केबाजी, घेरा मुक्केबाजी, और एक है रिंक। रिंक है आइस हॉकी। लिखा है नंबर 6 पर आइस हॉकी, जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का। एक और रह गया होगा एरिना। एरिना है घुड़दौड़ का। एरिना खेल का मैदान। इधर लिखे हैं खेल मैदान। खेल के मैदान का नाम, और उधर क्या लिखा गया है, खेल लिखा गया है। दिख रहा है, चलो छोड़िएगा। हाँ ये है, छोड़िए आगे चर्चा करते हैं। जरा एक बार आप इसको ध्यान से मैच कर लेंगे। आगे इसको मैं रफ कर दूं, एक बार आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने माइंड में आप विचार कीजिएगा। एरिना घुड़दौड़, रिंक आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल, रिंग मुक्केबाजी। आप विचार कीजिएगा कि मुक्केबाजी के खेल में खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, प्यूजिलिस्ट। मुक्केबाजी के खेल में खिलाड़ी को क्या कहते हैं, प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। और रिंक कहलाता, रिंग हो गया मुक्केबाजी का। फील्ड हॉकी और फुटबॉल फील्ड में खेले जाते हैं। याद रखिएगा, क्रिकेट भी देखो ऑप्शन में, क्रिकेट फील्ड में नहीं खेला जाता, क्रिकेट खेला जाता है पिच पर। डायमंड बेसबॉल। डायमंड बेसबॉल। आप विचार कीजिए, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। मैंने पढ़ाई पिछली वीडियो में कवर कराए हैं। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6। रग्बी फुटबॉल में 15, जो कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। बाकी हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। वेलोड्रम साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम कहा जाता है। ये वाली जो वीडियो होने वाली है वो सुपर टेट के लिए स्पेशल है। इसके अतिरिक्त यूपी लेखपाल, यूपीपी, मतलब ये है कि विविध प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। सभी एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं विविध के, चाहे हिस्ट्री के हों, इकोनॉमी के हों, पॉलिटी के हों, इधर उधर के चर्चा हम इसमें करके चलेंगे। ये वो होगा कि देखो, अगर आपने यूपी पैट का एग्जाम दिया है और आप लेखपाल की तैयारी कर ले और शॉर्ट लिस्ट में आपका लेखपाल की शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो आपने ये प्रश्न जो मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। मेरा इस क्लास को कराने का उद्देश्य है कि आपका फटाफट रिवीजन बना रहे। वहां ज्यादातर जीएस में जो गलतियां होती हैं वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब बार बार प्रश्नों को पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और बाकी वीडियो को चलते समय अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले वीडियो में उसको लेकर के आऊँगा। इसके अतिरिक्त अगर आपने यूपी टीईटी का पेपर दिया है और उसको क्लियर कर लिया है तो सुपर टेट देंगे, और सुपर टेट में लगभग 65 नंबर का आपसे जीएस से संबंधित पूछा जाएगा। उसमें कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, खेल जगत, करंट अफेयर, सब कुछ उसी में आ जाएगा। और आपको बताएं कि बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी की वीडियो भी इसी चैनल पर मिलने वाली है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी प्रत्येक, मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि आप एक सब्सक्राइबर्स को जरूर बढ़ाइएगा। आप क्लास का कोई भी अभ्यर्थी ऐसा ना रहे जो अभ्यर्थी इस वीडियो को ना देखे। सभी अभ्यर्थी तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए और वीडियो के महत्व को सभी अभ्यर्थी अवश्य समझे। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें वीडियो को। चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न मैं आपको लेकर के आया हूं। अगला शब्द मैं देता हूं, जरा विचार कीजिए। एक शब्द और लिखते हैं, सेवा सदन। शब्द तो वही है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, सेवा सदन पढ़ रखा होगा जरूर कहीं ना कहीं। अगर आपने यूपी पैट का पेपर पास कर लिया है, अगर आपने टेट पास कर लिया है, तो
आप ऐसे नहीं होंगे कि आपने सेवा सदन ना पढ़ा हो लेकिन आपको याद नहीं आएगी ये बातें। ये बता दो अगर याद आ जाए तो बताओ, आप बताओ कि सेवा सदन की स्थापना कहाँ की थी, किसने की थी, मुझे पता है नहीं याद आएंगे। और ये भी नहीं है कि नहीं पढ़ रखा हो, पढ़ा हुआ भी है। तो आप बताइए जरा, क्या आपको लेखपाल नहीं बनना, क्या आपको मास्टरनी नहीं बनना, बनना है। इससे आसान प्रश्न और क्या होगा, याद नहीं आएगा। सेवा सदन की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी, याद आएगा आपको, सारी बातें याद आएंगी क्योंकि आपने पढ़ रखी है। सेवा सदन की स्थापना पंडित रामाबाई ने 1909 ईस्वी को की थी पुणे में। अब पूछ ले एग्जाम भाई, इससे ज्यादा और क्या बातें पूछेगा। पंडित रामाबाई को क्या कहा जाता है भारत में, आप मुझे विचार कीजिए कि भारत ऐसे पूछेगा कि महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, पंडित रामाबाई ने। महिला आर्य समाज की स्थापना पंडित रामाबाई ने की और पंडित रामाबाई ने ही सेवा सदन की स्थापना की थी। क्या था यह सेवा सदन? यह सेवा सदन कम उम्र की लड़कियों को जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए एक सदन का मीन्स होता है निकेतन, यानी घर, एक प्रकार का हाउस बना हुआ था, एक संस्थान बनी हुई थी पंडित रामाबाई ने। बताइए अब किसे कहते हैं भारतीय क्रांति की मां? मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां किन्हें कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। सेवा सदन की स्थापना पंडित रामाबाई, वर्ष 1909। सन को याद रख करके मत जाइए, सन नहीं पूछेगा, स्थान जरूर पूछने के चांस रहेंगे। पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र याद कीजिएगा, याद रख लेंगे आप इसको। अगले पॉइंट पर और चर्चा करते हैं। आप मुझे एक प्रश्न और आसान सा बताइए जरा, आपको कहीं आवश्यकता नहीं, आप विचार कीजिए, सोच समझ कर बताइए कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपको वीडी सावरकर का नाम सुनते हुए ही पता चल जाना चाहिए, तुरंत आपके माइंड में घूम जाना चाहिए कि वीडी सावरकर भारत के वो क्रांतिकार थे जिन क्रांतिकार ने अंडमान के सेलुलर जेल में भारत का इतिहास लिखा था। अंडमान के सेलुलर जेल में भारत का इतिहास लिखा था, उन्हीं वीडी सावरकर की हम बात कर रहे हैं। और वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब विचार कीजिए कि जब जापान ने इंग्लैंड से छीनकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, तब सुभाष चंद्र बोस ने इस अंडमान निकोबार का नाम क्या रखा था? स्वराज और स्वहिंद। स्वराज और स्वहिंद ये नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रखे गए थे। आप और विचार कीजिए जरा, कौन सा मैंने पूछा? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर क्या हो गया हमारा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। और 2-4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आप मौखिक याद रख के जाइएगा, मौखिक। जैसे आप बताओ बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ ले, या फिर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आप पूछ ले, कहाँ लगा दोगे? हैदराबाद। दोबारा सुनिएगा, बहुत आराम से बता रहे हैं। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हैदराबाद में है। इसके अतिरिक्त और 4-5 हवाई अड्डे इंटरनेशनल वाले आप याद रख करके जाइएगा कि छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आंसर मुंबई में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। 4 हो गए, 5 दोबारा का देखना है तो पीछे करके देख लो। आगे और सुनिएगा, काजी नजरुल इस्लाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल में। काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल एक बेहतरीन साहित्यकार थे। आपको एक उनकी एक पुस्तक पता हो, अग्निवीणा। अग्निवीणा लिखा है, मोहन वीणा नहीं बोला। अग्निवीणा नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है? काजी नजरुल इस्लाम ने। और काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं विद्रोही कवि। याद रखिए, विद्रोही कवि किन्हें कहते हैं? काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं। और काजी नजरुल इस्लाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उन्हीं के नाम पर दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे आप। अगला भी और सुनिएगा कि असम के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोपीनाथ बारदोलाई। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। और गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। गोपीनाथ 2-2 बार, 4-4 बार, 5-5 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये रट जाएं। जीके आपको बार बार पढ़ने से रटने से आएगी। गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो गया? गुवाहाटी में, असम में। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। मेरे मुख से आंसर निकलने से पहले आपके माइंड में आंसर अगर सेट हो गया तो समझ लो आप बराबर चल रहे हैं। और आपके माइंड में मेरे मुख से प्रश्न निकलते ही आंसर अगर नहीं आता है तो आपको मेरी सारी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखने की आवश्यकता है। ऐसी फटाफट जीके आपको कहीं नहीं मिलेगी। कौन सा बोला है? सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में।
पहले ऑप्शन पर एग्जामिनर आपको देगा कटक उड़ीसा। अरे कटक उड़ीसा में तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अब बताइए जरा कि सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में कौन सा दिवस मनाने का निर्णय सरकार ने लिया है? कौन सा दिवस मना रही है सरकार? कौन सा दिवस राष्ट्र में मनाया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में? पराक्रम दिवस। याद करो कौन सा दिवस मना रहे हैं? तो पराक्रम दिवस मना रहे हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च को पराक्रम दिवस। किसके सम्मान में? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा नारा दिया? जय हिंद का नारा। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सिंगापुर से टीवी चैनल के माध्यम से किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। याद है सारी बातें आपको। ये तो आगे चर्चा करते हैं जरा और बताइए, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में और विचार करते हैं। रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो सकता है? रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में होगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सुंदर सा शहर, सुंदर सा क्या पूरे भारत का सबसे सुंदर शहर है इंदौर। रानी अहिल्याबाई ने बसाया। तो आप बताइए एग्जामिनर क्यों ना पूछे आपसे इस प्रश्न को। रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है। इंदौर में मध्य प्रदेश में रानी अहिल्याबाई। इंदौर को किसने बसाया? रानी अहिल्याबाई ने। और एक प्रश्न याद रखिएगा कि विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। सोमनाथ की बात नहीं कर रहे, विश्वनाथ की बात कर रहे हैं। सोमनाथ गुजरात में है और विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में। और आपसे पूछ ले विश्वनाथ मंदिर का निर्माण वाराणसी में किसने कराया था? आंसर रानी अहिल्याबाई लगा के आना। घाटों की नगरी कहते हैं। पिछला यूपी टेट में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया 80 घाट कहाँ है? वाराणसी। पर इजी प्रश्न आते हैं उसके अंदर। जैसे प्रश्न आपको रिवीजन करा रहे हैं ना, बस ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपके सुपर टेट में भी ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। घाटों की नगरी कहा जाता है वाराणसी को। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी को कहते हैं। और भारत के बसे शहरों में सबसे पुराना शहर किसे माना जाता है? वाराणसी को। किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। भारत में एक केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। इस पूरी क्लास में आपको लगभग ये 27 मिनट की क्लास होगी और इसमें आपको लगभग 125 सवाल मिल जाएंगे, 125 प्रश्न मिल जाएंगे मेरे मुख से। कहीं से नहीं लाए जा रहे, कहीं नहीं देख रहे हैं इन प्रश्नों को कि यहां से देख के पढ़ा दिया, वहां से देख के पढ़ा दिया। आपसे नजरें मिला करके पढ़ा रहे हैं। 125 प्रश्न एक मंच पर खड़े होकर के 27 मिनट में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इंपोर्टेंट ही होंगे ना। मैं भी वही याद करता हूं जो मुझे लगता है कि दम है प्रश्न के अंदर। मुझे लगता है कि यूपीपी में पूछा जाएगा, सुपर टेट में पूछा जाएगा, लेखपाल में पूछा जाएगा प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों का याद करता हूं और उन्हीं प्रश्नों को ही आपके सामने पढ़ाया जा रहा है। आगे चर्चा करते हैं। कहां पहुंच गए? हाँ, रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां हो गया? इंदौर में है। इंदौर में मध्य प्रदेश में रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप विचार कीजिए एक प्रश्न पर और आप मुझे बताइए। एक शब्द मैं लिख दूं जरा बोर्ड पर। एक शब्द लिख दिया है, एक शब्द लिखा है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, जरूर बताइए। मैं दो शब्द इसका मिलता जुलता एक शब्द और लिख दूं जरा। एक और लिख दिया है एनोस्मिया। ये दो शब्द लिखे हैं, एनेस्थीसिया और एनोस्मिया। ये क्या क्या शब्द हैं सुनिए तो जरा। आपके माइंड में कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा कि एनेस्थीसिया चीराफाड़ी करने से पूर्व, ऑपरेशन करने से पूर्व शरीर को सुन्न करने की विधि को कहते हैं। आपने पढ़ रखा है लेकिन आपके माइंड में नहीं आया। जब तक मैंने आपको नहीं बताया आपके माइंड में नहीं आया मेरे दोस्त, वहां ज्यादा समय लग जाएगा। आप 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन पर अगर आप सोचोगे कि ए है या बी है, सी है या डी है, वहां अगर कंफ्यूज में रह गए तो समय निकल जाएगा और गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसीलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनेस्थीसिया के बारे में बताया कि ऑपरेशन करने से पूर्व शरीर को सुन्न करने की विधि को क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया कहते हैं। और एक प्रश्न और याद रख लो कि शरीर को सुन्न करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ऑपरेशन करने से पूर्व शरीर को सुन्न करने की विधि एनेस्थीसिया कहलाती है। और एनेस्थीसिया विधि में शरीर को सुन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आगे बताओ जरा। ये फिर एनोस्मिया क्या है? ऐसे पूछेगा प्रश्न कि एनोस्मिया का संबंध किससे है? एक बार और सुनो, एनोस्मिया का संबंध किससे है? तो घ्राण संवेदना में कमी। घ्राण मतलब सूंघना, जो सुगंध आती है, सुगंध
कि अच्छी आ रही है, गुलाब की है, कमल के फूल की है, चमेली के तेल की है, कि बदबू आ रही है, वो जो हमारा माइंड अगर एक्टिव है तो हमें आएगी सुगंध या दुर्गंध आएगी। लेकिन अगर हमें ये वाली बीमारी हो गई है, एनोस्मिया अगर हो गई है, तो हम सुगंध है या गंध है उसका डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न ये है कि एनोस्मिया का संबंध किससे है? तो आंसर घ्राण संवेदना में कमी। एनोस्मिया किससे संबंधित है? घ्राण संवेदना में कमी को एनेस्मिया कहा जाता है। एनेस्थीसिया शरीर को शून्य करने की विधि कहलाती है। शरीर को शून्य करने के लिए वर्तमान में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक जमाना था जब शरीर को शून्य करने के लिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि प्रयोग में लाया जाता था क्लोरोफॉर्म। शब्द तो सुन रखा है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसमें किया जाता था? तो आंसर आता था निश्चेतक के रूप में। आज भी निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब क्या होता है? निश्चेतक अर्थात बेहोश करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? क्लोरोफॉर्म का। बेहोश। पहले जब ऑपरेशन करते थे तो शरीर को बेहोश कर लिया जाता था, लेकिन अब अगर यहां से नीचे का ऑपरेशन करना होता है तो इतने नीचे का हिस्सा ही शून्य कर लिया जाता है। उसको विधि को एनेस्थीसिया कहते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते तो पूरा शरीर बेहोश हो जाता था, व्यक्ति को नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन उसमें जब क्लोरोफॉर्म दिया जाता था व्यक्ति को, तो अंदाजा नहीं लगा पाता था डॉक्टर की इस व्यक्ति की इस क्लोरोफॉर्म को बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है, और ज्यादा मात्रा में अगर वो लग जाता था डॉक्टर सिलने में लगा पड़ा रहता था और पता चला कि रोगी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर सोच रहा है कि अभी तो बेहोश है। तब ये बहुत सारे केस सामने आए और सरकार ने इस पर लगा दिया प्रतिबंध। अब क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस विधि को अपनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था जेम्स सिप्सन ने। शब्द लिख दिया है जेम्स सिप्सन। जेम्स सिप्सन किसने किया क्लोरोफॉर्म का आविष्कार? जेम्स सिप्सन नाम के व्यक्ति ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। और क्लोरोफॉर्म को रखते हैं रंगीन बोतलों में। कितनी 1000 बार प्रश्न पूछ चुका है कि क्लोरोफॉर्म को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो आंसर रंगीन बोतलों में। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है अगर प्रकाश के संपर्क में आ जाए तो। और कौन सी विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है? फास्जीन। ध्यान दीजिए जरा, कहीं मैंने धोखे में फास्फीन तो नहीं लिख दिया। फास्फीन नहीं लिखा गया, फास्फीन एक अलग चीज है, लिखा गया है फास्जीन। और फास्जीन एक विषैली गैस है। अगर क्लोरोफॉर्म प्रकाश के संपर्क में आ गया तो विषैली गैस फास्जीन में परिवर्तित हो जाएगा। जो लास्ट वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस लास्ट वाले वीडियो मैंने फास्फीन और फास्फोरस का जिक्र किया था। यहां उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि 27 मिनट में मुझे आपको लगभग 125 प्रश्न देने हैं। आगे विचार करेंगे। आप मुझे बताइए कि भारत का कौन सा वो जलप्रपात है जिस जलप्रपात को कहा जाता है, जिस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है? भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो आंसर चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में, किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, अपने माइंड में सेट कर लो, वीडियो को स्लो कर लो। अगर आपको नोट भी करने हैं तो ये प्रश्न आप ना एक अलग से नोटबुक बना लो, उसमें लिखो विविध यानी इधर उधर की, और प्रश्नों को लिखते चले जाइए। ये सुपर टैट वाले इस कार्य को अवश्य करें। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। आज बोर्ड पर जितने लिख दिए जाएंगे जलप्रपात, एग्जाम में अगर पूछेगा तो उनसे बाहर नहीं पूछेगा। और ऐसा भी नहीं कि दुनिया भर के पढ़ाएंगे, केवल काम के पढ़ाए जा रहे हैं। आगे लिखा गया है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही है और कर्नाटक राज्य में है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। थोड़ा जल्दी करते हैं। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है और मांडवी नदी पर बना हुआ है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है और मांडवी नदी पर बना हुआ है। आगे देखिएगा, जोग्र या गर सोपा करके देता है। जोग्र या गर सोपा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी पर है। और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बड़ा अगर पूछे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आंसर आजकल मिल रहा है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। और
वराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में। आगे और देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे और देखिएगा जरा, और लिख दें जरा, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात स्थित है कौन सा, दूध सागर। मैंने कुछ गलत बोल दिया, दूध सागर तो लिखा ही नहीं यहाँ। दूध सागर गोवा में है, मांडवी नदी पर। और धुआंधार नर्मदा में है, मध्य प्रदेश पे। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में। रट के जाना एग्जाम में जाने से पहले। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है और किस राज्य में है, इसमें झारखंड राज्य में है। चित्रकूट कहाँ बताया है, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। गोकक नदी पर ही है, कर्नाटक राज्य के अंदर। दूध सागर गोवा में है, मांडवी नदी पर। मांडवी गुजरात की जो राजधानी है मांडवी, वो पणजी, वो किस नदी के तट पर है, मांडवी नदी के तट पर। जोगरिया गरसोपा कर्नाटक में है, शरावती नदी के तट पर। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड राज्य के अंदर। अगर आपको एक बार और भी इसको पढ़ना है तो आप पीछे कर लो वीडियो को, मुझे ज्यादा प्रश्न कवर कराने हैं। अगला प्रश्न आप मुझे सोच समझ करके विचार करके बताइए जरा। आप मुझे बताओ कि कौन सा वो सुल्तान था जिस सुल्तान को कहा गया था गुलाम का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, इसी प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछ लिया। अगर सुपर टेट में तो पूछने के पूरे चांस रहेंगे। आप ध्यान से देखिएगा जरा, सुपर टेट वालों, आप वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखना। और कोई भी अभ्यर्थी ऐसा ना हो जो लाइक ना करे, क्योंकि मुझे पता है आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। और अनलाइक वाली तो कोई बात ही नहीं आने वाली है। और जो अभ्यर्थी हमारे सुपर टेट वाले हैं, बाकी सब तक इस वीडियो को आप अवश्य पहुंचा दें, ताकि अगर देखो सुपर टेट के लिए ही मैं फोकस करूंगा ज़्यादातर इस वीडियो, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है ये बात मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्यों है ये बात। क्योंकि मुझे अभी लगभग 100-125 के पास पहुंचना है। क्या पढ़ा रहे थे, क्या लिखा था बोर्ड पर, छोड़िएगा, आगे बताइए कि कौन सा वो विटामिन है जो विटामिन वर्षा के जल में पाया जाता है। विटामिन B12। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12। हाँ, ये पूछा था कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो गुलाम का गुलाम हो गया ना। गुलाम वंश या ममलूक वंश या दास वंश या इलवारी वंश, ये सभी वंश किस वंश के अन्य नाम है, गुलाम वंश के ही नाम है। ये सभी नाम किस वंश के हैं, गुलाम वंश को ही कहा जाता है ममलूक वंश, दास वंश या इलवारी वंश। इलवारी वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश किस जाति से संबंध रखता था, इलवारी जाति से। और ममलूक वंश का मतलब भी होता है गुलाम, और दास ममलूक वंश का संबंध ही होता है इनसे, इसी के सारे नाम हैं। विटामिन B12 पाया जाता है वर्षा के जल में। वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। और इसके अंदर बहुत बार पूछता है, कम से कम 1000 बार एग्जामिनर प्रश्न को पूछ चुका कि कौन सा वो विटामिन है जो विटामिन धातु परमाणविक है, तो आंसर विटामिन B12। और क्या इसमें पाया जाता है, कोबाल्ट। जब धातु परमाणविक है तो कोई सी धातु पाई जाती होगी, कौन सी धातु पाई जाती है इसके अंदर, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट ही। और क्या मदद करता है विटामिन B12, मदद करता है शरीर से नई कोशिकाओं के बनने में। 2 प्रश्न बता रहे हैं, विटामिन B12 की कहानी और विटामिन B9 की कहानी। साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है, साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल, विटामिन B9 कहते हैं फोलिक अम्ल को। और विटामिन B9 का कार्य होता है शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी का निर्माण करता है विटामिन B9। फोलिक अम्ल आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का। फिर विटामिन B12 मैंने किसका बोला था, शरीर में नई कोशिकाओं का। नई कोशिकाओं का निर्माण कौन सा विटामिन करता है, तो आंसर विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है। आप मुझे बताओ कि पौधों के अंदर कौन सा वो हार्मोन्स है जो हार्मोन्स कार्य करता है नई कोशिकाओं के निर्माण में। पौधों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन्स है, मैं जल्दी लिख दूं जरा, 3 मिनट सेट्स रह गए हैं, 3 मिनट सेंस रह गए हैं, तो जल्दी लिखते हैं। साइटोकाइनेंस,
साइटोकाइनिन हार्मोन्स है जो पौधों में नई शाखाओं के निर्माण में मदद करता है, और साइटोसिन है जो कि पौधों के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। मनुष्य के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम को पैलेड ने खोजा था, और राइबोसोम को पैलेड कण इसीलिए कहते हैं, और पैलेड कण के अतिरिक्त राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। उसके अतिरिक्त आगे देखिएगा कि वर्धन हार्मोन्स का प्रयोग वृक्षों पर लगे फलों को गिरने से रोकने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त है ऑक्सिन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण पौधे झुक जाते हैं प्रकाश की ओर को। एक और होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स का कारण होता है कि इसके कारण पौधों में वृद्धि होती है, वृद्धि। एक और होता है टाउमेटिन और टाउमेटिन हार्मोन्स पौधों के जख्मों को भरने का कार्य करता है। एक होता है एथिलीन हार्मोन्स वृक्षों पर लगे फलों को पकाने का कार्य करता है। एक होता है ABA हार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड। कौन सा? ABA हार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड बीजों के अंकुरण को रोकने का काम करता है कि बीजों से आंखें ना निकल आए, आलू में आंखें ना निकले, इसको छिड़क दो। ABA बीजों के अंकुरण को रोकता है, ABA हार्मोन्स। साइटोकाइनिन कोशिकाओं का निर्माण करता है, नई कोशिकाओं का पौधों में। साइटोसिन प्रोटीन का निर्माण करता है। वर्धन, जैसे आम आया है, आम के वृक्ष फल अब गिरेंगे तो उसको छिड़क देंगे, इसको तो रुक जाएंगे, गिरने से रुक जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स प्रकाश की ओर झुकता है। जिब्रेलिन पौधों में वृद्धि करता है। टाउमेटिन घावों को भरता है। ABA हार्मोन्स का कार्य होता है अंकुरण को रोकना, और एथिलीन वृक्षों पर लगे फलों को पकाने का कार्य एथिलीन का होता है। आगे और बताइए जरा कि वृक्षों को अगर पकाया जाता है तोड़ करके और गैस का प्रयोग पूछेगा तो आंसर लगाएंगे एसिटिलीन। गैस वेल्ड में भी किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। वीडियो का समय हो चुका है समाप्त, और मुझे उम्मीदें हैं कि लगभग 125 प्रश्न तो हो ही चुके होंगे। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न तो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैंने और भी इनसे संबंधित बातें मैंने आपको बताई हैं। जैसे आप देखिएगा जिब्रेलिन हार्मोन्स को किसने खोजा? जिब्रेलिन हार्मोन्स को कुरोसावा ने खोजा, जिब्रेलिन को, और इसके ऑक्सिन को खोजा चार्ल्स डार्विन ने। ऑक्सिन हार्मोन्स को खोजा चार्ल्स डार्विन के द्वारा खोजा गया। शायद वीडियो हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।